हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 2 है। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों का चैप्टर 1 बहुत ही कम्प्लीटली वे में फिनिश किया गया। ठीक है, इस लेक्चर में हम आप लोगों से बात करेंगे एयर पोल्यूशन, जिसका नाम है चैप्टर 2 एयर पोल्यूशन, जिसे आप लोग बोलेंगे वायु प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जानने को मिलेगा कि वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण से संबंधित जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। आप लोगों की जो क्लासेस हैं बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे वे में ख़त्म कर दिया जाएगा दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बस आपको क्लास डेली देखना होगा, क्लास को समझना होगा। पीडीएफ के लिए इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए ऑफर है दोस्तों कि आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों के स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप की। ठीक है, तो ऐप पे जाइए, आप लोग तुरंत क्लास को ज्वाइन करिए। दोस्तों, आप लोगों की क्लासेस जल्द ही आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग उन क्लासेस को जल्दी ही देख सको दोस्तों, इसके लिए आप लोग को क्लास ज्वाइन करना होगा। अब वहाँ पे दोस्तों आप लोगों की एक चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, ऐसा आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलता है, फिलहाल मैं देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब समझेंगे दोस्तों कि हमारे जो एयर है यानी वायु है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कहने की बातें हैं अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ। उसमें उनकी मात्रा हो जाने से क्या हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, एक होता है स्वच्छ हवा, एक होता है मतलब कि विषाक्त हवा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे हम वायु प्रदूषण का मतलब कि जो डेफिनेशन है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे है कि वायु में कण अथवा गैस के रूप में पदार्थों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, कण के रूप में जैसे कि आप लोगों के धूल या मिट्टी के कण जो होंगे या फिर रेत भी हो सकते हैं, उसमें उनके कण अगर आपके हवा में या फिर और क्या चीज़ें गैस जैसे बोल सकते हैं, जो फैक्ट्रियों से आप लोगों के घरों के चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है और कारखानों सारी जगहों से जो गैसेज निकलती हैं वो क्या कर देती हैं, वायु को प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यानी क्या कहा गया यहाँ पे कि वायु में कण अथवा गैस के रूप में पदार्थों का मिलना ही हमारा क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोगों के टर्म थोड़ा मतलब कि आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा, जो कि आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, यानी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ प्रदूषक होता क्या है इसको समझेंगे। यानी प्रदूषक मतलब जैसे कि यहाँ पे कण मैं बोल दिया या गैसें बोल दिया, चाहे गैसें हमारे CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, और भी गैसेस जो हैं वह प्रदूषित करती हैं, वो सारी गैसें। ठीक है, अब कण के रूप में आप लोग ले सकते हैं, कण जैसे हम बोल सकते हैं धूल के कण बोल सकते हैं, रेत हो सकता है, और भी चीजें जो है मतलब कि जो वायु को कण के रूप में क्या कर सके, प्रदूषित कर सके, उसको हम बोल देंगे प्रदूषक बोलेंगे। आशा करता हूं कि प्रदूषक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्रदूषक कुछ है नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि जैसे धूल के कण हो गए और आपके क्या हो जाएंगे, गैसेस हो जाएंगी, ये सारी चीजें क्या है, प्रदूषक है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे का पॉइंट क्या है कि वायु प्रदूषण के लिए धूल के कण तथा गैस के रूप में O2, N2, आर्गन AR से आर्गन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, Ne नियान, यहाँ दोस्तों है हमारा हीलियम, आदि गैसें जिम्मेदार होती है। यानी इन सारी चीजों के लिए हमारा कौन जिम्मेदार है, ये सारी गैसेस जो हैं ये सारी जिम्मेदार हैं किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, यानी वायु प्रदूषण के लिए। ठीक दोस्तों, इनकी मात्रा अधिक होने पर जीव जंतुओं, मनुष्यों एवं वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे ही इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी हमारे वायुमंडल पे तो ही प्रभाव पड़ेगा ही, प्लस हमारे जीव जंतु या फिर मनुष्य जो है, वनस्पतियां हैं, उन पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण आप लोगों को पता होगा कि दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से होता है। एक हो जाएगा कृत्रिम या कृत्रिम, जिसे आप लोग आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, एक हमारा नेचुरल हो सकता है यानी प्राकृतिक वायु प्रदूषण। अब प्राकृतिक वायु प्रदूषण ऐसा प्रदूषण होता है दोस्तों जिसमें प्रकृति के माध्यम से क्या होता है, प्रदूषण होता है। अब सर बोलेंगे प्रकृति के माध्यम से कैसा पोल्यूशन, दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे कि चक्रवात हो गया, आंधी तूफान, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, प्राकृतिक वायु प्रदूषण में आ जाएंगी। कृत्रिम में क्या आ जाएगा दोस्तों, जो आपके घरों से निकलने वाला धुआं होगा, फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषाक्त गैसें होंगी,
चिमनियों से निकलने वाला धुआं होगा, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कृत्रिम वायु प्रदूषण में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम समझा देते हैं, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको आप लोग समझेंगे अच्छे वे में। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक वायु प्रदूषण। प्रकृति से होने वाले प्रदूषण को प्राकृतिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा गया है प्राकृतिक वायु प्रदूषण आंधी, तूफान, चक्रवात आदि के कारण वायु प्रदूषण होता है। यानी इन सारी चीजों से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इनमें वायुमंडल जो होता है, इनमें वायुमंडल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बुरा प्रभाव पड़ता है, या जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों के एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्रकृति के माध्यम से क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसको भी समझते हैं। इस तरह हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति बोल सकते हैं, प्रकृति के द्वारा भी प्रदूषण होता है। ठीक है, अब एक चीज याद ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो प्रदूषण होता है, प्राकृतिक वायु प्रदूषण होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि जो कृत्रिम वायु प्रदूषण है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग लिखेंगे। ठीक, तो कैसे लिखना है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता, यह नहीं रोका जा सकता है, यह कुछ न कुछ मात्रा में होता रहता है। ठीक है, यानी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या होता है ये आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार से लिखेंगे तभी आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा, अन्यथा आप लोगों को जो नंबर है थोड़ा कम मिलता है, तो इससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसको आप लोगों को जितना ही अच्छे वे में थ्योरी लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर भी मिलने वाला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कृत्रिम वायु प्रदूषण। तो कृत्रिम वायु प्रदूषण तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वायु प्रदूषण में क्या होता है, कि जैसे बोल देंगे आप लोग कि मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रदूषण को कृत्रिम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्या है कि कृत्रिम वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स जो है कारखानों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषाक्त या विषैली गैसें तथा प्रयोगशालाओं से निकलने वाली गैसें आदि, ये सभी कृत्रिम वायु प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों आप लोग कृत्रिम प्रदूषण के अंतर्गत और भी चीजें ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन होती हैं दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, अब आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं घरों के मतलब कि जैसे रसायन जलाने में, या फिर जो आप लोगों का चूल्हा जलाने में, गांव में होता क्या है कि लोग चूल्हे पे ही अभी खाना बनाते हैं, वहाँ पे मतलब कि उतना अच्छे वे में मतलब कि एफर्ट नहीं कर पाते हैं एलपीजी को यूज करने में। ठीक है, गैस सिलेंडर। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे तो उनके माध्यम से भी प्रदूषण होता है। लेकिन हाई लेवल पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो सोर्सेस लिखे हुए हैं ये हमारे हैं, कारखानों से निकलने वाला धुआं होगा, फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषाक्त गैसें, प्रयोगशालाएं जो होती हैं वहां से भी होती हैं। ठीक है, तो ये सभी किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों, कृत्रिम वायु प्रदूषण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि कृत्रिम वायु प्रदूषण जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण भी हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कृत्रिम वायु प्रदूषण का कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे वायुमंडल या पर्यावरण पर। ठीक है, इसलिए इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है ताकि आप लोग इसके बारे में भी जान पाएं। ठीक दोस्तों, आगे क्या है कि वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण भी वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपके मतलब कि क्या कह सकते हैं कि आपकी जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ेगी उसी प्रकार से क्या होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। जैसे मैं बोलूँ कि वाहनों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। क्यों? क्योंकि उससे जो निकलने वाला जो उसका सिलेंडर होगा, उससे निकलने वाला जो धुआं होगा उसमें मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वायुमंडल में जाएंगे, वायुमंडल में जो हवाएं हैं उनको क्या करेगा, वो विषाक्त करेगा। ठीक है, यानी प्रदूषित करेगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो क्या लिखा गया है कि कृत्रिम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कृत्रिम वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए बहुत सारी स्कीम होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लाई जाती हैं, लेकिन उनका सभी लोग पालन कहाँ करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो आपके सिलेबस का पॉइंट है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें भी हम बोल सकते हैं वायु प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, एक होता है कृत्रिम स्रोत या फिर एक बोल सकते हैं मानवीय स्रोत। ठीक है, या मानवीय गतिविधियों के कारण जो होने वाला क्या होता है,
पॉल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मानवीय स्रोत, या फिर इनमें जो होगा प्रदूषण उन्हें हम मानवीय प्रदूषण बोल देंगे। ठीक है। अब दोस्तों प्राकृतिक में देख लेंगे तो आप लोगों को एक बार बताया प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कृत्रिम सोर्स कौन कौन से हैं। तो कृत्रिम सोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या क्या चीजें हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण के लिए प्राकृतिक स्रोत भी जिम्मेदार होते हैं, यानी वायु प्रदूषण के लिए प्राकृतिक सोर्स भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। क्या इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो बोल देंगे नहीं भाई। अगर चक्रवात आ गई तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। स्वयं चक्रवात भी नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत जो है निम्न है, या फिर अगर हम बोलूँ नेचुरल सोर्स बोलूँ तो उसका मतलब भी आप प्राकृतिक सोर्स से ही लेंगे। ठीक है, स्रोत से। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ वायु प्रदूषण के लिए जो है ये सारे निम्न हैं। अब देख सकते हैं कौन कौन। तेज हवाएं, अगर तेज हवाएं चलेंगी दोस्तों तो क्या होगा, उसमें भी क्या होंगे, धूल के कण, जो हमारे रेत होंगे, रेत के कण वायु में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर हम उनका मतलब कि जब शोषण करेंगे, शोषण क्रिया मेरी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि उस समय हमारे श्वसन के अंदर यानी जो हमारी नलिकाएं हैं उसमें क्या जाएगा कि जो विषाक्त गैसें हैं या फिर प्रदूषित गैसें हैं वो हमारे अंदर जाएंगी, तो हमारे फेफड़ों को क्या करेगी, वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है दोस्तों, ये हमारे जीव जंतुओं के लिए भी उन पे लागू होता है। चलिए देखते हैं कि तेज हवाओं के चलने से वायु में धूल के कण भी क्या हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं, जिससे यह हवा मानव जीवन तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता चल गया, यानी ये क्या है, ये प्राकृतिक सोर्स में हमारा पहला है, तेज हवाओं के चलने के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आप लोगों का समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से। दोस्तों ज्वालामुखी जब फटती है तो बहुत बड़ा हमारा प्रदूषण होता है। ठीक है। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही कहीं ज्वालामुखी फटा तो वहां पे बहुत सारी गैसें निकलती हैं, और क्या होता है, धूल के कण, और धूल के कण के साथ साथ जो हमारे वायुमंडल में एक धूल का बादल भी बन जाता है। ठीक है, कणों का बादल भी बन जाता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है। चलिए ध्यान रखते हैं दोस्तों कि क्या है, ज्वालामुखी के फटने से धूल के कण, विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे हम बोल सकते हैं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि गैसें जो होती हैं निकलती हैं, किससे, ज्वालामुखी के फटने से। ठीक है, जो प्रदूषण के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। ठीक दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब कि हाई लेवल पे तो नहीं बताया जा रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं चीजें, इनको आप लोग समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी का जो एक परत है वो खिसक जाना। ठीक है, मिट्टी का एक परत जो है वो क्या हो जाना, खिसक जाना, उसी को हम बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप घर बनवा रहे हैं, आपके घर की कोई दीवार गिर जाए तो उसे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वो दीवार हमारी गिर गई, इसका मतलब स्खलन हो गया। ठीक। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि भूस्खलन से मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, बहुत मात्रा में उड़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही भूस्खलन होता है तो बहुत मात्रा में क्या हो जाता है, धूल उड़ने लगता है और आसपास की जो चीजें हैं वो दिखाई देना भी बंद हो जाती है। मतलब जब धूल के कण बहुत सारे हो जाएंगे तो आप कैसे देख पाओगे। ठीक है, जो वायु प्रदूषण के लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं या कारण बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कारण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं चक्रवात। जब चक्रवात आती है दोस्तों तो बहुत सारे पेड़ पौधे प्लस उसमें जो भी चीजें हैं, मतलब कि धूल के कण तो ले ही ले लेंगे, लेकिन बहुत सारा उसमें क्या आता है, चक्रवात के समय में बहुत सारा हानि हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमारा बोल सकते हैं वायु प्रदूषण के लिए हमारा चक्रवात भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। चक्रवात के कारण वातावरण धूमिल हो जाता है, यानी वातावरण जो है धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा इसका रोल है, मतलब वायु प्रदूषण के लिए। ठीक दोस्तों, तो 4 आप लोगों को याद रखना है कंप्लीटली। अगर आप लोग और भी लिखना चाहें दोस्तों तो आप लोग अपने से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आ सकते हैं मानवीय स्रोत या कृत्रिम स्रोत भी बोल सकते हैं इनको। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के वे सोर्स या स्रोत जिनके लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं, उन्हें मानवीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए या फिर वायु प्रदूषण के लिए मानवीय सोर्स कौन कौन से हैं, उनको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों वायु प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। वायु प्रदूषण मानव गतिविधियों के द्वारा कैसे बढ़ रहा है, इसको ध्यान रखना है।
जैसे मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर देता है, ठीक है। तो वनों की जैसे ही कटाई हो जाएगी दोस्तों, तो आपके जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। अब बहुत मतलब कि इसका जो वनों की कटाई होती है बड़े पैमाने पे हो रही है, ठीक है, या हो रही थी। लेकिन अब बहुत जगहों पे क्या किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि अब इनमें वनों की जो कटाई हो रही है, यानी सूखे वृक्ष काटे तो ठीक है, लेकिन उसमें जो हरे पौधे हैं उनको भी काट देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है। इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं वनों का कटाव से कि वृक्ष जो होता है जीवन का आधार होता है, जिसमें वायु मिलती है, जिससे वायु मिलती है या जिनसे वायु मिलती है, वनों के काटे जाने से प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा कि वनों की कटाई से क्या हो जा रहा है, वायु प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है। ये मानव गतिविधियां यानी मानव के द्वारा सारी चीजें की जा रही हैं। अब दोस्तों आंधी तूफान के माध्यम से हमारे वन मतलब कि जो वन है उनमें जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको टूट जाते हैं, तो कोई मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन मनुष्य क्या करता है, पूरी पेड़ को ही काट देता है। वो आंधी तूफान चलेगा तो उसमें कोई डाली टूट जाएगी, इधर उधर होगा, लेकिन ये मनुष्य जो होते हैं दोस्तों, ये पूरे पेड़ को ही काट देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ईंधन का जलना। दोस्तों क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन को पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों लकड़ी का प्रयोग करेंगे जैसे ही, तो उसमें से ऐसा तो नहीं है हर समय जलता रहेगा, उसमें से धुआं निकलता है। जो धुआं वायुमंडल में मिल जाता है या वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ईंधन के जलाने से भी क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जिनके जलने से धुआं उत्पन्न होता है, जो वायुमंडल में मिल जाती है, जो वायु को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है, इनको समझेंगे आप लोग, ठीक है। कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसें जो सीधे वायुमंडल में मिल जाती हैं, ये भी वायुमंडल के लिए या वायु प्रदूषण के लिए क्या हो जाती है, जिम्मेदार होती है, ठीक है। अभी दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक। अभी आप लोगों को ये सारी गतिविधियों के बारे में लिखना होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि दीपावली तथा अन्य उत्सव पर पटाखों के जलने से, पटाखों से निकलने वाला धुआं जो सीधे वायुमंडल में मिल जाता है, यह भी वायु प्रदूषण के लिए क्या हो जाता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स जो होंगे समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है ही यह टॉपिक, लेकिन इसको बहुत अच्छे वे में ध्यान रखेंगे। जनसंख्या, बात करेंगे जनसंख्या किस प्रकार से वायु प्रदूषण कर रही है, इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी मतलब कि आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। उन चीज़ों की पूर्ति के लिए क्या करेगा, मानव अपने मतलब कि क्या करता है, मानव उन सारी चीज़ों को यूज करेगा, जैसे मोटर गाड़ी हो गई, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो उनको क्या करेगा वो, तो उससे उसके माध्यम से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक। बात करते हैं कि सभी लिखे गए कारणों का मूल कारण जनसंख्या है, यानी जनसंख्या जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनका सबसे बड़ा, आप लोग देख सकते हैं वनों की कटाई कौन कर रहा है, मनुष्य ही कर रहा है। और भी जो आप लोग देख सकते हैं फैक्ट्रियों से निकलने वाला गैसें जो हैं वो भी मनुष्य के द्वारा ही की जा रही है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अतः जनसंख्या वायु प्रदूषण के अप्राकृतिक स्रोत की जननी है, ठीक है। अप्राकृतिक स्रोत में बोल सकते हैं तो हमारे जो मानवीय गतिविधियां हैं यही सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अतः जनसंख्या पर कंट्रोल करने से प्रदूषण की मात्रा भी कंट्रोल हो जाएगी, यानी जैसे ही कंट्रोल हो जाएगी। अभी आप लोगों को डाटा पता चला होगा कि जो भारत की जनसंख्या है अब चीन से भी आगे हो गई है, ठीक है। मतलब अभी एक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन एक डाटा दिया गया है कि भारत की जनगणना जो होगी वो क्या 2023 में होगी, शायद 2023 में होगी, तो भारत जो है सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि आपका जो भारत है वो केवल जनसंख्या में ही आगे जा रहा है, और बाकी चीज़ों में देख सकते हैं कि मतलब कि क्या हो रहा है, चीन से आगे तो नहीं जा पाएगा भाई। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि मानवीय गतिविधियों को रोका जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता है, अतः बल्कि उनसे क्या किया जाता है, बचा जा सकता है। यानी जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं उनसे हम आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम मानवीय गतिविधियों को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारा इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ।
अब दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा वायु प्रदूषण का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आप लोग थोड़ा डर जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे केवल वायु प्रदूषण करने से, ठीक है। तो अभी आप लोगों को जैसे ही देखेंगे इसको, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों को ना समझ में आए, ठीक है। वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख दूं, बोल दूं कि वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बोलूँ श्वसन तंत्र पर किस प्रकार से पड़ता है, तो जैसे कि आप लोग विषाक्त गैसें अपने अंदर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे भाई आपके जो मतलब स्वस्थ व्यक्ति होगा वो बीमार तो पड़ेगा ही। अब आगे क्या होता है कि क्या होता है, श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि श्वास के साथ ग्रहण की गई वायु रक्त प्लाज्मा में घुलती नहीं, अपितु हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाती है, मिश्रित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती रहती है, ठीक है। वायु में प्रदूषण वाली कणिकाएं आदि आकार में कुछ बड़ी होती है, तो वे नसिका द्वार पर रुक जाती हैं। यानी जो इनकी बात करेंगे, वायु के जो कण होंगे अगर बड़ी होंगे, तो जो हमारे नाक होते हैं, नाक में बाल भी होते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको नाम उनका नहीं याद आ रहा है, उनके नाम को मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, यानी बड़ी कणिकाएं जो होंगी तो वो रोक देते हैं। तो आपके नाक में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जो श्लेष्म टाइप रहता है चिपचिपा पदार्थ, उसे श्लेष्म बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, धूल के कण ही जो आप लोगों के मतलब कि श्वसन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, धूल के कण ही रुक जाते हैं, ठीक है, वो श्लेष्म का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, तो वे नसिका द्वार पर रुक जाती हैं, पर अति सूक्ष्म यानी जो बहुत छोटी छोटी कणिकाएं होंगे या कण होंगे, वो फेफड़ों तक क्या कर जाते हैं, पहुंच जाती हैं, और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचकर रोगों का निर्माण कर देती है, यानी रोगों का कारण बन जाती है, ठीक है। प्रदूषित वायु से श्वास संबंधी रोग जैसे क्या क्या हो जाएंगे, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा दोस्तों, गले का दर्द होगा, निमोनिया हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। ये सारी चीज़ें किसके कारण हो जाएंगी, वायु प्रदूषण के कारण हो सकती हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों को मास्क यूज करना है। ये कहाँ पे यूज करना है, गांव में नहीं, घर में नहीं, जब आप लोग सिटी में आ जाइए तब, ठीक है। कहीं बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का ज़रूर सेवन करें या प्रयोग करें। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे की पॉइंट क्या है। अतः स्पष्ट है कि जैसे जैसे वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, उससे फैलने वाली बीमारियां और मृत्यु संख्या में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इससे हमारा स्पष्ट हुआ कि इन सारी वायु प्रदूषण जैसे जैसे वृद्धि होगा, वैसे वैसे हमारी बीमारियां भी बढ़ेगी और मृत्यु दर भी हमारा बढ़ेगा, ठीक। आगे क्या है दोस्तों, एक पॉइंट और है, इसको भी समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि श्वास यानी श्वसन के लिए या सांस लेने के लिए श्वास रोगों के अतिरिक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे आप लोग SO2 बोलेंगे, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O जिसे बोलेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन NO2 बोल देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बॉडी पे एयर पोल्यूशन का, ठीक है। तो इसको आप लोगों को समझना होगा दोस्तों, कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी ह्यूमन हेल्थ पे क्या किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वायु प्रदूषण से वनस्पतियों पर प्रभाव। अब दोस्तों वायु प्रदूषण से तो आप लोगों को पता चल गया कि मनुष्य पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। अब देखते हैं वायु प्रदूषण से वनस्पतियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। मैं बोल दूं कि वायु प्रदूषण पत्तों पर स्थित स्टोमेटा के जरिए अंदर तक चले जाते हैं, यानी स्टोमेटा जो होता है इसके जरिए जो वायु होता है दोस्तों, इसके स्टोमेटा क्या करता है, वनस्पतियों को वायु मतलब कि उसे क्लोरोफिल तक पहुंचाता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही स्टोमेटा क्या करेगा, वायु जो होगी विषाक्त हो जाएगी, तो उसको मतलब कि क्लोरोफिल तक पहुंचाएगा, तो क्या कर देगा, विषाक्त जो हवा होगी वो क्लोरोफिल को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, क्लोरोफिल के कारण होगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है
रुक जाएगी और हमारे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूखने लगते हैं, यानी उनकी पत्तियां जो होती हैं सूखने लगती हैं, पीला पड़ जाती हैं, और जैसे ही पीला पड़ जाएंगे और झड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग इफेक्ट देख सकते हैं कि जो हमारा वायु प्रदूषण है हमारे वनस्पतियों पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ कि वायु प्रदूषक पत्तों पर स्थित स्टोमेटा के जरिए अंदर तक चले जाते हैं और क्लोरोफिल को नष्ट कर देते हैं या नष्ट कर देता है। इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्लोरोफिल के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और इसी के माध्यम से क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारी वनस्पतियों की पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, यानी हरी होती हैं। ठीक है, और जैसे ही क्लोरोफिल ही नष्ट हो जाएगा दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होगा। ठीक है, तो पत्ते हमारे सूख कर झड़ जाएंगे या पीला पड़ जाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये प्रदूषक यानी जो प्रदूषक होंगे, प्रदूषक मैंने आप लोग बताया क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, गैसें भी हो सकती हैं, यानी जो वायुमंडल में हवाएं हैं उसमें प्रदूषित मात्रा में जो भी चीज़ें हैं उनको हम प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है, ये प्रदूषक पत्तों पर उपस्थित तैलीय परत को क्या कर देती है, तैलीय परत को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसमें ऑयलीपन का एक परत होती है, लेयर होती है, उसको भी ये इफेक्ट कर देती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा पत्तों पर क्या हो जाता है, थोड़ा ऑयली टाइप का हो जाता है, हमने इसको फील किया है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आप लोगों के पीले पत्ते होते हैं जो थोड़े थोड़े पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। पत्तों पर प्रदूषकों के प्रभाव के कारण पत्तों का मुड़ना, यानी पत्ते क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ये आप लोगों को कभी मैं एक दिखाऊंगा, गाँव में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, पत्ते कैसे पीले हो जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी होता है क्या है कि जैसे कि चिमनियाँ होती हैं गाँव में, भट्ठे जिसे बोला जाता है, हमारे गांव में तो हमारी तरफ तो बहुत भट्ठे हैं, वहाँ से जो गैसें निकलती हैं दोस्तों, आप लोगों के भट्ठे से जो गैस निकलती है या फिर जो धुआं निकलता है, वो जो हमारे आम के वृक्ष होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यानी गाँव में जाएंगे देखेंगे जहाँ पे भट्ठे वगैरह होंगे, तो वहाँ पे जो आम के पौधे होंगे उनकी पत्तियाँ सूखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग समझ सकते हैं क्या है। ठीक, पेड़ सूखते चले जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है चिमनियों को पहले बंद कराया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पत्तों पर प्रदूषकों के प्रभाव के कारण पत्तों का क्या हो जाता है, मुड़ना, पीला पड़ जाना और झड़ना इत्यादि प्रत्यक्ष प्रभाव है, ये यानी प्रत्यक्ष ये सीधे प्रभाव हैं हमारे वायु प्रदूषण के। ठीक है, अब दोस्तों आगे की पॉइंट को समझेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को देख के आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की पॉइंट को बात करते हैं। वनस्पतियों और पेड़ पौधों के नष्ट हो जाने से मानव जीवन तथा जीव जंतुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण कुछ जीवों का विलुप्त हो जाना ही इसका प्रमुख कारण है। किसका, वायु प्रदूषण का। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे चमगादड़ जो है वो लुप्त हो गए हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं चमगादड़ों का लुप्त हो जाना। ठीक है, बहुत सारी जो छोटी छोटी पक्षियां थी दोस्तों वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। किसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि वायुमंडल में जो प्रदूषित गैसें हैं ये हमारे जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, मनुष्य पर कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे भी मनुष्य क्या नहीं हो रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, और भी पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारा लेक्चर ये एंड होने वाला है, यानी पूरी टॉपिक जो है आपका सिलेबस चैप्टर 2 का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायु प्रदूषण, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आप लोग देख लेंगे सिलेबस में, आप लोग सारी टॉपिक वाइज आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा जो आप लोग समझेंगे। वायु प्रदूषण का जलीय जीवों पर प्रभाव, जलीय जीवों पर वायु प्रदूषण का किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोल दूं कि वायु प्रदूषण के या वायु प्रदूषकों के कारण हुई अम्लीय वर्षा, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे विषाक्त गैसें जो हैं वो क्या करेंगे, वायुमंडल में जाएंगी, वायुमंडल में क्या करेंगी, धूल के कण वगैरह वगैरह, वो क्या करें, धूल के कण का टाइप का बादल बना लेंगी, उसमें जो यहाँ से वाष्प वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जाएंगी, उसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वो कण, और जैसे ही बारिश होगा दोस्तों तो बारिश का पानी क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो जिसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा मतलब कि जो विषाक्त, पहले जब बारिश का पहला वाला पानी पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है,
यानी उसमें विषाक्त मटेरियल्स होते हैं जो कि नदियों, झीलों, बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे पोखरे ओखरे, उन पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, यानी विषाक्त कर देता है। ठीक है, तो यानी प्रदूषित कर देता है, कहने की बात यह है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषकों के कारण हुई अम्लीय वर्षा झीलों व नदियों में अम्लता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अम्लीय अम्लीय जल के कारण हुई झीलों में मछलियां का पूरी तरह सफाया हो जाता है। यानी जैसे ही अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों बड़े पैमाने पे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो वहाँ पे जलीय जीव जंतु रहते हैं उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो क्या हो जाते हैं, उन पर वो मर भी जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट इफेक्ट को देखते हैं। पत्थरों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, वायु प्रदूषण का। ठीक है, तो इसको भी समझ लेंगे, देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि धूल के कारण कला के नमूने और ऐतिहासिक कला के नमूने मतलब कि जो हमारे मतलब कि आर्ट के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने बोल दिया कि आर्ट में आप लोगों की जो इमारतें हैं और ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन पे क्या कर रहा है, उन पे भी प्रभाव डाल रहा है। किस प्रकार से, आ जाइए देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि धूल के कारण कला के नमूने और ऐतिहासिक स्मारकों का पीलापन और अपरदन की घटनाएं सामने आई है। सल्फेट कणों के कारण धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। यानी सल्फेट के कारण क्या हो जाएगा, धातुओं का ऑक्सीकरण होगा, जिससे जो हमारे जो चित्रकार हैं या चित्रकारी की गई है बहुत पहले से, उनमें क्या हो जा रहा है, उनमें बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आप लोग पहले समझ सकते हैं कि जो ताजमहल है अब पीला पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट गए होंगे, तो उनको बहुत अच्छे वे में समझ में आया होगा कि ताजमहल पीला पड़ गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलेंगे, सर उनकी मरम्मत कहाँ होती है, मरम्मत के लिए उसमें बहुत सारा खर्च आ जाएगा। भाई आप लोग समझिए। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ा किसका कारण है, ये हमारा वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, जो ताजमहल है वो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ रहा है। ठीक, यानी आप लोगों के जो ताजमहल है उसमें तो प्योरली जो सफ़ेद संगमरमर यूज किया गया है, वो संगमरमर क्या हो रहे हैं, पीला पड़ रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। वायु प्रदूषण नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट वाइज आप लोगों को 8-10 पॉइंट लिखवाएंगे जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, घरों में धूम्र रहित ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। यानी कहने की बात यह है कि धूम्र रहित यानी जिससे घरों में क्या होता है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं दोस्तों, लकड़ियों से धुआं उत्पन्न होगा और उस धुएं को क्या, वो धुआं जो होगा वायु प्रदूषण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इसको क्या किया जाए, इसके स्थान पे एलपीजी का यूज किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों के रोकने से वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। कारखानों के बनने से पहले ही पर्यावरणीय प्रभाव को जांच लेना चाहिए। अब कहने की बात है दोस्तों कि जैसे ही कोई कारखाना या फिर इंडस्ट्री बनती है तो उसका एक नमूना होता है, या नमूना कहने का मतलब एक उसका चार्ट होता है, उस पर सारी चीज़ें नोट होती हैं कि यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें लगानी है, इतना सारी खर्च आने वाला है, इतना हमें क्या क्या चीज़ें लगनी है, क्या क्या चीज़ें हम बनाएंगे प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से हमारा कितना पोल्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें उसमें नोट रहती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वहाँ पे अप्रूवल मिलता है मतलब कि फैक्ट्री को बनाने के लिए। तो उसी की बात की जा रही है कि यहाँ पे उसका जाँच कर लेना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या है कि स्वचालित वाहनों से उत्पन्न उत्सर्जन को, यानी जो स्वचालित वाहन है उसमें से भी क्या हो रहा है, गैसें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है। स्वचालित उत्पन्न उत्सर्जन को, यानी जो गैसें हैं, गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहनों को कम से कम प्रयोग व उचित रखरखाव के साथ शीशा रहित पेट्रोल एवं कैटालिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, उद्योगों में चिमनी की ऊंचाई समुचित होनी चाहिए, जिससे प्रदूषित गैसों से आसपास का वातावरण प्रदूषित ना हो। जो चिमनियाँ यूज की जाती है, चिमनियाँ मतलब दोस्तों जो भट्ठे बोल रहा हूँ, भट्ठों की जो ऊंचाई है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी होनी चाहिए, ऊंचाई उसकी अधिक होनी चाहिए, जिससे क्या हो, आसपास के वायुमंडल को वो प्रदूषित ना कर पाए। ठीक, चलिए आगे की पॉइंट को बात करते हैं दोस्तों। आगे का पॉइंट है कि उद्योगों से उत्सर्जित दूषित गैसों के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र जैसे साइक्लोन, बैग फिल्टर्स, सेटलिंग चैम्बर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एवं स्क्रबर्स आदि का स्थापना किया जाना चाहिए।
दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिख रही हैं, साइक्लोन है, बैग फिल्टर्स है, सेटलिंग चैम्बर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये सारी चीज़ें किसमें यूज की जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम मतलब कि जो जहाँ से ऐसे हमारे सोर्स होंगे या स्रोत होंगे जहाँ से धुआं निकल रहा हो और उस धुएं में वायु के या फिर सॉरी किसके कण हो, धूल के कण भी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, उसमें केवल वायु को भी फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है, जो बहुत बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या यूज किया जाता है। जैसे मैं बोल दूँ दोस्तों कि आप लोगों का थर्मल पावर प्लांट होता है। थर्मल पावर प्लांट में आप लोग जानते होंगे उससे धुआं निकलता है, उसके ऊपर जो चिमनी होती है दोस्तों वहाँ पे लगा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है क्या कि यह जो उसमें धूल के कण होते हैं, चिमनी से निकलने वाला धूल के कण होगा, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी केवल धुआं ही वायुमंडल में जाता है और बहुत मतलब ऊंचाई पे होने के कारण वो आसपास के वायुमंडल को प्रदूषित नहीं कर पाता। ठीक है, ये बात आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखेंगे 6 पॉइंट क्या है कि अधिक वृक्षों के लगाने से वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आप लोग कॉमन पॉइंट है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 7वां पॉइंट क्या है, वाहनों के स्थान पर साइकिलों का प्रयोग करने से वायुमंडल का वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये भाई आप लोग समझ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर प्रदूषण रहित ईंधनों का प्रयोग करने से वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। अब दोस्तों जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इनको भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग बात करूँ मैं यहाँ पे कोयला हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन होता है। तो कोयले के स्थान पे हम क्या करेंगे, प्रदूषण रहित ईंधन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 9th पॉइंट क्या है कि पेट्रोल डीजल पेट्रोल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से भी क्या किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को कैसे पता होगा दोस्तों, बस आप लोगों को एक बार पढ़ना है और इस लेक्चर को देख लेंगे, आप लोगों के सारे डाउट्स जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों थोड़ी मैं समरी दे देता हूँ कि वायु प्रदूषक आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं मैं बोल दूंगी, प्राकृतिक और एक होता है एरोसोल होता है, गैसें एवं वाष्प, ये सारे क्या है, वायु प्रदूषक है। ठीक है, अब प्राकृतिक में देख सकते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, हवा का तेज बहना, परागकण का मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें परागकण बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, सारी चीजें किसमें होंगी, प्राकृतिक प्रदूषण में हो जाएंगे, प्राकृतिक प्रदूषक कहलाएंगे सारी चीजें। एरोसोल में देखेंगे दोस्तों क्या होगा, धूल, धुआं, धुंध, कोहरा, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, ये कौन सा मतलब कि प्रदूषक होगा, एरोसोल प्रदूषक होगा वायु के लिए। ठीक है, गैसों में बात करेंगे तो आप लोग जैसे जानते हैं गैस एवं वाष्प भी होता है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड का जो होंगे वो भी क्या करेंगे, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होंगे वो भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S जो है, ये सारी चीज़ें किसके लिए जिम्मेदार होंगी, ये सारी चीज़ें वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होंगी। और जो गैसें हैं दोस्तों ये वायु प्रदूषक है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ से आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोगों को बता ही देता हूँ। ठीक है, वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ घटनाएं, ये घटना हम नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है और इसके आगे हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा इसमें 3 घटनाएं हुई थी, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें। इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं क्लास को जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेंगे और आप लोगों की PDF जो है वो क्लास पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी क्लास की PDF के लिए आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाइए दोस्तों, स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद हो तो इसको वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।